जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए जैसे कि जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे फिर वो BSSC इंटर स्तरीय का हो, SSC GD का भी हो, या फिर जो STET या CTET का एग्जाम्स दे रहे हैं, टीचर्स का दे रहे हैं या किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सबको देखते हुए मैं प्रॉपर तरीके से तो BSSC का एग्ज़ाम के लिए मैं स्पेशली फुल लेंथ का सेट करा रहा हूं, जो कि आपको मॉर्निंग में अपलोड हो जाता है। और अभी मैं स्पेशली सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैं एक स्पेशल साइंस का एक सेट लेकर के आ रहा हूं, जो कि 2 सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। आप साइंस के सारे प्रश्नों को देखना चाहते हैं, सारे सेट को देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन जितना यथासंभव होगा हम करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये सेट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो आइए प्रश्न संख्या हम 1 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। जैसे अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है। इसके बाद क्या करता है? पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। नाग प्रति टैंक प्रतिपास्त्र है। पिनाका हल्का वायु युद्धक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाग जो है प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। इसको आप एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं या एंटी टैंक मिसाइल कह लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो त्रिशूल जो है वो कैसे लड़ाई करता है या जो भी वो वार करता है? तो सतह से वायु। क्या है ये? सतह से सतह नहीं बल्कि सतह से वायु। आप नॉर्मली सोचेंगे कि अगर आप त्रिशूल को थ्रो करते हैं तो आप सतह से यानी नीचे से आप ऊपर की ओर फेंकेंगे यानी सतह से वायु, आप ऐसे समझेंगे। ऐसा चीज नहीं है कि इसको रटने की जरूरत है। ठीक है। और पृथ्वी की बात कर ले तो पृथ्वी जो मिसाइल है वो सतह से सतह, ये क्या है? ये सतह से वायु नहीं बल्कि सतह से सतह, यानी इसका इसमें और इसका इसमें होना चाहिए था। ठीक है। एक पिनाक वर्ड आया है। पिनाका अच्छा क्या है? तो पिनाका जो है ना दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अच्छा, थोड़ा सा और हम जान लेंगे। एक है नाग, जो बार इसमें नाम आया है, एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल। ये क्या है? तो ये नाग जो है वो स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, जिसको हम दागो और भूल जाओ के भी नाम से जानते हैं, यानी इसी सिद्धांत पे ये काम करता है। ये कौन सी पीढ़ी का मिसाइल है दोस्तों? तो ये तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी मिसाइल है, जिसको दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे ये आधारित होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक चीज और हम जान ले कि भारत में समन्वित निर्देशित मिसाइल का विकास कार्यक्रम, जिसको हम IGMDP, ठीक है, के तहत, क्या IGMDP के तहत जो है ये विकास का बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब आगे बात कर लें कि अगर हम IGMD की स्थापना बात कर ले कि IGMD की स्थापना कब हुई थी, तो IGMD की जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, वो 1983 ईस्वी में हुई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जबकि इस कार्यक्रम की समाप्ति कब हो गई थी, यानी इस कार्यक्रम को बाद में हटा भी दिया गया। ठीक है। तो इसकी जो समाप्ति हुई थी 7 मई, ठीक है, 7 मई 2008 को इसकी समाप्ति हो गई थी। किसकी? IGMD की, IGMDP की। ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि एंटी मिसाइल्स को बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये 1983 में इसकी शुरुआत हुई और 7 मई 2008 को ये बंद कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 कहता है सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 51% जो होता है ये पृथ्वी को प्राप्त होता है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा जान ले कि क्या है। तो विश्व का अगर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा की बात कर लें कि विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा, जिसको सोलर पार्क भी कहते हैं, है ना, ये कहाँ है? तो राजस्थान के भदला एक गांव है। क्या? भादला एक गांव है, वहीं पे जो है ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, ये कितना गीगावाट यूज करता है, रिलीज करता है? तो 2.25 गीगावाट। ठीक है, ये एनर्जी को निकलता है, रिलीज करता है। अच्छा, इंटरनेशनल सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल सौर संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों वो हरियाणा में है। तो
एक बार फिर से हम रिपीट कर लेंगे। अगर इंटरनेशनल सौर संगठन, क्या है, इंटरनेशनल सौर संगठन का मुख्यालय आपसे पूछे तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, हरियाणा में। कहां है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, इंटरनेशनल सौर संगठन का मुख्यालय कहां है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, अच्छा इसकी स्थापना जो हुई थी वो 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं, ये कभी भी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह का आप दिमाग से जाने नहीं देंगे दोस्तों। अच्छा एक बात हम आपसे और पूछ ले कि भारत विश्व का जो सौर ऊर्जा उत्पादक है तो उसमें कौन सा स्थान है भारत का, तो भारत का जो स्थान है दोस्तों 5th नंबर का, यानी 5वां है। सौर ऊर्जा उत्पादक में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, ये 5वां स्थान है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। अगर आपके ऑप्शन में दे देता क्या, अगर चार्ल्स बेबेज दे देता तो आप अगर वो लगा देते तो क्या होता है, गलत हो जाता है। यहां पे चार्ल्स बेबेज बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं वो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ही हैं, जबकि चार्ल्स बेबेज को जो है ना वो कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान देने के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक इसमें थॉमस अल्वा एडिसन, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था, विद्युत बल्ब का। थॉमस अल्वा एडिसन किसका आविष्कार किया था, विद्युत बल्ब का। ठीक है, एक है हाइड्रोजन बम। अच्छा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो इन्होंने एडवर्ड टेलर ने, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। ये सेम क्वेश्चन है, तो स्टेनलेस स्टील का जो आविष्कार किया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हैरी ब्रियरली ने। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो होता है किस किस का मिश्रण होता है, तो ध्यान में रखेंगे, लोहा, क्या यानी Fe लोहा, C कार्बन, Cr क्रोमियम और निकेल का। इसके अलावा किसी चीज का ये स्टेनलेस स्टील नहीं बनता है, चीज का ध्यान में रखेंगे। अगर हम आपसे पूछ दें कि स्टेनलेस स्टील में, आपसे बार बार एग्जाम में पूछता भी है, स्टेनलेस स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, तो कार्बन का जो प्रतिशत होता है दोस्तों वो 1/2% होता है, ध्यान में रखेंगे। जबकि क्रोमियम का जो परसेंटेज होता है वो 10.5% होता है। ये मोस्ट वीवीआई है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा, एकदम बिल्कुल दिमाग में आप रख लीजिए। मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूं वो सिर्फ मोस्ट वीवीआई है, वही फैक्ट मैं बता रहा हूं। सेशन को लेंदी नहीं करने के वजह से मैं बहुत सारे फैक्ट्स को जो आपके काम का नहीं होगा वो चीज मैं नहीं बता पा रहा हूं, इसलिए आप पढ़िए, इतना ही काफी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न कहता है होलोग्राफी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3, यानी 1 और 2 दोनों सही। होलोग्राफी एक त्रियामी यानी 3D चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने की एक विधि है। होलोग्राफी वास्तव में एक दृष्टि भ्रम यानी दृश्य भ्रम दिया हुआ है, यानी ऑप्टिकल इल्यूजन है, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा होलोग्राफी का यूज कहां किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे होलोग्राफी का जो यूज किया जाता है इंटरफेरोमेट्रिक माइक्रोस्कोपी में, पासपोर्ट में, आईडी कार्ड में, एवं आप ऐसा समझ लीजिए कि एटीएम में। जो आप देखते हैं कि कोई बुक्स वगैरह पे भी एक चमकीला सा छोटा सा स्क्वायर रूप में चिपका दिया जाता है, तो वही होलोग्राफी होता है, जो कि 3D का होता है, बना होता है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, अगर हम आपसे पूछते कि होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, तो आपका सही आंसर होना चाहिए डेनिस गोबर। किसने, डेनिस गोबर ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे डेनिस गोबर ने जो है वो कब 1947 ईस्वी में डेनिस गोबर ने होलोग्राफी का आविष्कार किया था। अच्छा अगर हम आपसे पूछते हैं कि होलोग्राफी किस आधार पे काम करता है, किस विधि का प्रयोग करके काम करता है, तो प्रकाश के विवर्तन, जिसको डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, प्रकाश के विवर्तन के आधार पर ये काम करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहते हैं, तो एलपीजी का मुख्य घटक कौन कौन है, कौन कौन अवयव है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें आपको फिर हम आपको एक चीज बता देते हैं कि इसमें उच्च दाब और निम्न ताप पर, क्या, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर एन ब्यूटेन, क्या, एन ब्यूटेन
आइसोब्यूटेन तथा इथेन को द्रवित करके यानी लिक्विड बना करके सिलेंडर में भरा जाता है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, उसमें एक जब गैस बाहर निकलती है तो एक अजीब तरह का दुर्गंध आता है, तो इसमें उसका दुर्गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है क्या दोस्तों? इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन होता है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसका अगर फॉर्मूला चाहते हैं आप तो C2H5SH, C2H5SH। अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं आप सीधा कॉपी पे नोट कीजिए। और एग्जाम में जाने से पहले मैं निरंतर आपको लेकर के आ रहा हूं, आप सिर्फ वीडियो को रिवाइज करके जाइएगा। वीडियो को रिवाइज करके जाइएगा, अपने जो नोट्स आपने तैयार करा होगा उसको आप पढ़ करके जाइएगा। आपका एक भी साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 का ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। शुक्रवाहिका सामान्य वर्ग मार्ग के लिए निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मूत्र मार्ग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मूत्र मार्ग है, ध्यान में रखेंगे। एक चीज इसमें बताते हैं कि अधिवृषण, एक नाम आता है अधिवृषण। तो अधिवृषण जो होता है ना, वो कुंडलिकित नलिका रचना है जिसका लंबाई 6 मीटर होता है, ध्यान में रखेंगे। इसकी लंबाई कितना होता है? 6 मीटर होता है, जिसमें शुक्राणु परिपक्व होता है यानी मेच्योर होता है। यानी इसी अधिवृषण में जो होता है शुक्राणु ना, वो मेच्योर होता है, जिसका लंबाई कितना होता है? 6 मीटर, ध्यान में रखिएगा। एक होता है वेज डिफरेंस, ठीक है, जिसको शुक्रवाहिका बोलते हैं। तो शुक्रवाहिका शुक्राणु को कहां तक पहुंचाता है? शुक्राशय तक पहुंचाता है। शुक्रवाहिका जो है शुक्राणु को कहां तक पहुंचाता है? शुक्राशय तक, ध्यान में रखेंगे। अगर शुक्राशय तक पूछेगा क्वेश्चन आपसे कल के डेट में कि शुक्राशय तक जो है शुक्राणु को कौन पहुंचाता है, तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। एक और ग्लैंड का नाम आता है जिसको हम प्रोटेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। तो प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या होता है? तो प्रोटेस्ट ग्लैंड जो होता है ना, वो क्षारीय द्रव स्रावित करते हैं जिससे शुक्राणु जीवित रहते हैं। यानी ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही जो है वो क्षारीय द्रव स्रावित करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं। चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 7 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर वाइवैलेंट, है ना, ट्राइवैलेंट के जगह पर स्थान पे क्या बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पोलियो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, पोलियो का वैक्सीन का खोज कब हुआ था? अगर हम आपसे पूछ दें कि पोलियो के वैक्सीन का खोज किसने किया गया, कब हुआ था, तो 1957 में। कब? 1957 में ओरल पोलियो, ठीक है, साबिन के द्वारा। किसके द्वारा? साबिन के द्वारा जो है, यानी ओरल पोलियो का खोज 1957 में साबिन के द्वारा की गई थी। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। एक वर्ड आता है इसमें, क्या है? मलेरिया दिया हुआ है, तो मलेरिया भी आप जान ले। मलेरिया किस प्रकार का रोग है दोस्तों? ये ध्यान में रखेंगे, ये मच्छरों के मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से होता है, जो कि प्रोटोजोआई रोग है, ध्यान में रखेंगे। टाइफाइड कैसा है? तो ये साल्मोनेली टाइफी के नाम से जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरियल डिजीज है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया की बात करते तो कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉर्नी बैक्टीरिया, बैक्टीरियम कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ध्यान में रखेंगे। ये दोनों के दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, ये प्रोटोजोआई डिजीज है, जबकि पोलियो जो है एक वायरल डिजीज है। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। 9 कहता है कि 1 बिलियन में जल के 150 मिली के साथ अल्कोहल के 50 मिली, है ना, मिश्रित है। इस बिलियन के सांद्रण क्या होगा? तो आपको सिंपल सा बात आप जानते हैं क्या कि बिलियन के सांद्रण का प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? विलय की मात्रा, क्या? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। तो विलय की मात्रा कितना दिया हुआ है? विलय की मात्रा दिया हुआ है 100, केवल 50। विलय की मात्रा कितना दिया हुआ है? 50। हमको प्रतिशत निकालना है। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि विलयन की मात्रा। मैंने फॉर्मूला में बताया कि विलयन की मात्रा, तो पहले से तो 150 ml जल था और अब फिर 50 ml जो है अल्कोहल मिला दिया गया, तो टोटल बिलियन कितना हो जाएगा? 200 ml। और आपको परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड करा दीजिए, तो इसका आपको कितना आ जाएगा? 25%। इट इज योर करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को कितनी उम्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 महीने के अंदर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक और होता है डीपीटी। क्या होता था? एक डीपीटी होता था। तो डीपीटी जो होता है, डीपीटी का मीनिंग क्या है?
तो डीपीटी का मतलब होता है डी फॉर डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, टी से टेटेनियस, ठीक है, और पी से पर्ट्यूसिस। आप बहुत अगर एग्जाम दिए होंगे या फिर आप फेस कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो आपसे बार बार पूछ देता है कि डीपीटी में पी का मतलब क्या है, आपसे पूछ देता है पी का मतलब क्या है। तो ये वीवीआई चीज मैं आपको बता रहा हूं, डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टिटेनस और पी फॉर पर्ट्यूसिस, क्या पर्ट्यूसिस, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक और होता है एमएमआर का टीका, क्या ध्यान में रखेंगे, एमएमआर का टीका क्या होता है। तो एमएमआर का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो खसरा के लिए। कौन कौन से रोग के लिए, खसरा जिसको इंग्लिश में मिजल्स बोलते हैं, मम्प्स के लिए और रूबेला के लिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, एक और आपके दिमाग में आता होगा, कभी कभी दिमाग में चल रहा होगा बीसीजी का टीका। अच्छा, ये बीसीजी का टीका है, तो इसमें बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बी फोर ध्यान में रखेंगे बेसिलियाई कॉलमेंट गुएरिन, बेसिलियाई ध्यान में रखेंगे, बेसिलाई कॉलमेट गुएरिन ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स किसके कारण होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, है ना, 3 यानी HTLV-3 के थ्रू, ध्यान में रखिएगा। अगर हम आपको पूछ दे कि एड्स जो होता है और किसके कारण होता है, तो आप कह सकते हैं कि एड्स रोग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के द्वारा होता है, ठीक है, इसी के कारण होता है। साथ ही क्या है, इसके वायरस का नाम क्या है, तो रिट्रो वायरस। इसके वायरस का क्या नाम है, यानी एड्स के वायरस का नाम क्या है दोस्तों, तो रिट्रो वायरस, इसके एड्स के वायरस का नाम है रिट्रो वायरस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम आपको बता दें एक चीज और कि इसका पता करने के लिए कौन सा जांच का उपयोग किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। क्या एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स को फाइंड करने के लिए किया जाता है। अगर हम आपसे ये भी पूछ लें कि इसके लिए, एड्स के लिए एक प्रमुख दवा कौन सा है, तो कौन सा आखिर दवा है, तो जियोड्यूजिन, क्या ध्यान में लिखिएगा, ड्यूजोन, ठीक है, ये जो है एड्स का एक दवा का नाम है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल का प्रश्न है, ध्यान में फिर भी देख लेते हैं हम। कहता है 30 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब पहले मैं आपको समझा दूं कि 3 ग्राम कार्बन जो है ऑक्सीजन में जल जाता है, तो अच्छा, इसमें जब ऑक्सीजन में जल जाता है तो इसका मतलब आप साफ शब्द में कह लीजिए ना कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 11 ग्राम। तो 3 ग्राम में जो है 3 ग्राम को, तो इसके बाद आपसे पूछ रहा है, तो फिर बताइए कि 1 ग्राम में कितना होगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा बात निकाल लीजिए, 8 ग्राम में कितना दिया हुआ है आपका, 11 ग्राम CO2 है, ठीक है। तो 1 ग्राम में क्या होगा, 11/8 होगा। तो आपको 50 ग्राम में पूछ रहा है, तो 11/8 गुने 50 कर देंगे तो 56.25 ग्राम, इट इज योर करेक्ट आंसर। तो इसमें राउंड फिगर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका एक सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहलाता है। तो शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहलाता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टॉन्सिल। टॉन्सिल को ही शरीर का पुलिस गार्ड कहा जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और जान ले, जैसे ल्यूकोसाइट एक वर्ड आया है तो इसके बारे में हम जान ले कि ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट जो होता है WBC को ही हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, WBC को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि सबसे बड़ा WBC कौन सा है और सबसे छोटा WBC कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे बड़ा जब भी WBC का बात करें ना, तो सबसे बड़ा मोनोसाइट, क्या सबसे बड़ा मोनोसाइट है, जबकि सबसे छोटा जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है वो लिम्फोसाइट है। सबसे छोटा लिम्फोसाइट, सबसे बड़ा मोनोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट। हाँ, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि WBC के वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है और कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो जब WBC जो है अपने शरीर में वृद्धि हो जाता है तो ल्यूकेमिया नाम का रोग होता है। क्या, ल्यूकेमिया, यही ल्यूकोसाइट यानी ल्यूकेमिया नाम का रोग होता है। जबकि कमी की वजह से लाइकोपेनिया, क्या
ध्यान में रखेंगे, लाइकोपेनिया ये कमी के वजह से होता है। जब शरीर में WBC की कमी होगी तो लाइकोपेनिया नाम की रोग होगा, और जब का अधिकतम हो जाएगा तो कौन सा, ध्यान में रखेंगे क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया था आपको कौन सा रोग होता है अधिकता की वजह से, लाइकोपेनिया, और अधिकता की वजह से होता है ल्यूकेमिया। हाँ, क्या होता है, ल्यूकेमिया, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिजन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है कैलिफोर्नियम किसका समूह सदस्य है, तो कैलिफोर्नियम किसका समूह सदस्य है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा एक्टिनाइड। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास आवर्त ग्रुप है, तो आवर्त ग्रुप में जो एक्टिनाइड ग्रुप है, एक लैंथेनाइड ग्रुप है। तो एक्टिनाइड ग्रुप का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना है, परमाणु संख्या 89 से 103 तक के ग्रुप को हम क्या कहे हैं, परमाणु संख्या को हम एक्टिनाइड ग्रुप कहते हैं। जबकि जितने के जितने सारे हैं, सारे के सारे पहले आप ध्यान में रखेंगे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कितने हैं, रेडियो सक्रिय तत्व हैं। अच्छा, तो 89 से 103 तक के परमाणु संख्या को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड ग्रुप। जबकि 57 से 71 तक के परमाणु संख्या वाले तत्वों को क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड ग्रुप। क्या, लैंथेनाइड ग्रुप, ध्यान में रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, छोटा छोटा और बात हम आपको बता दें कि लैंथेनाइड्स ग्रुप में 4f ऑर्बिटल को भरता है, जबकि एक्टिनाइड में 5f ऑर्बिटल को, एक्टिनाइड में 5f ऑर्बिटल को, और जबकि लैक्टिनाइड में 4f ऑर्बिटल को भरा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा और हम आवर्त सारणी से छोटा छोटा बेसिक चीज को क्लियर कर लें कि जो हैलोजन ग्रुप इसमें देख रहे हैं कि हैलोजन ग्रुप जो है वो कौन से आवर्त में आता है, तो आवर्त नहीं बल्कि कौन से वर्ग में आता है, तो 17 वर्ग में जो है 17वें नंबर के वर्ग में को हम हैलोजन बोलते हैं। जबकि 16वें नंबर को हम चाल्कोजन बोलते हैं, 15वें नंबर के रिक्टोजेंस बोलते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और 18वें ग्रुप तत्व में कौन वर्ग में क्या रखा गया है, अक्रिय गैस को। एक चीज और मैं आपसे पूछ दूं, अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूं जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आप कमेंट करके बताएंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है और वर्ग की संख्या कितनी है। उम्मीद करते हैं कि आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, कहता है कि एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यदि उस तार पर प्रतिरोध 1.50 ओम है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, है ना, ज़्यादा इसको मैं सॉल्यूशन देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी इसकी खास जरूरत नहीं है। तो 16 का मैं डायरेक्ट करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन चाहिए तो एक फॉर्मूला होता है R = ρ × L/A, बस इसी का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी पर प्लायन वेग जो है ना वो क्या होता है। तो पृथ्वी पर प्लायन वेग जो होता है वो उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, अगर हम आपसे पूछ दें कि पृथ्वी का प्लायन वेग का मान कितना होता है तो आप बिना देर किए हुए आंसर लगाएंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम आपसे पूछ दें कि सूर्य का प्लायन वेग कितना होता है तो आप आंसर लगाएंगे 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड। हम आपसे पूछ दें कि चंद्रमा का प्लायन वेग कितना होता है तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक और VVI मैं फैक्ट बता दूं, मोस्ट VVI सुनेंगे ध्यान से। यदि कोई वस्तु कक्षीय वेग में हो तो उसके वेग को 41% यानी 41% बढ़ा दिया जाए तो वह वस्तु जो है अंतरिक्ष में पलायित हो जाएगा। यानी किसी वस्तु के वेग को 41% से कक्षीय वेग में अगर है और 41% से बढ़ा दिया जाए, कितना, 41%। ठीक है, तो ये क्या है, वस्तु पलायित हो जाएगी यानी स्कैप कर जाएगा। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये बार बार आपसे पूछना था कि कितना परसेंट बढ़ाया जाता है तो 41%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। 18 क्या कहता है, अपचाई ट्रांसफर क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर में विभव का मान बढ़ जाता है जबकि विभव का मान घट जाता है। विभव का मान घट जाता है जबकि विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, धारा का मान क्या होता है दोस्तों, वो बढ़ जाता है जबकि विभव का मान घट जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि जब
हाँ, जब 10⁶ छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंदे बनती है तब बूंद का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों टेम्परेचर बढ़ जाएगा दोस्तों? जब अनेक छोटी छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद की रचना करती है ना, तब वो क्या होता है, उसे ऊर्जा रिलीज होता है। क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो जिससे जब ऊर्जा मुक्त होगी तो निश्चित तौर पे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़े बूंद का निर्माण करती है तब द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अर्थात पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य संपन्न होता है, जिससे ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। तो इसको 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कहता है 75 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 12.5 जूल है तो उस बिंदु पर विभव का क्या होगा? तो इसका आपको मैं डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा कि विद्युत ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो U इक्वल टू, यानी विद्युत ऊर्जा इक्वल टू Q इंटू V। Q क्या है? आवेश है, और V मतलब विभवांतर। ध्यान में रखेंगे, आपको दिया हुआ है U कितना दिया हुआ है? 12.5 इक्वल्स टू 75 गुने V। तो V आपको निकाल लेना है, बस डिवाइड करा दीजिए, 0.166 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 21 नंबर कहता है किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, शंकुधारी। अच्छा, एक वर्ड आया है इसमें जीवोम। जीवोम को ही हम बायोम भी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, जीवोम को क्या हम कहते हैं दोस्तों? बायोम कहते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि बायोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बायोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप आंसर लगाएंगे फ्रेडरिक क्लेमेंस ने यही जो है सबसे पहले बायोम शब्द का प्रयोग किया था। एक और वर्ड आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग हुआ था दोस्तों वो किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने दोस्तों। ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 क्या कहता है? अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मेरे दिमाग से निकल रहा था। इसको आप कॉपी पे नोट ही करेंगे। जितना मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसको कॉपी पे नोट कीजिए और उसको बार बार पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा है ये सब, ठीक है, बहुत फायदा करेगा। एक और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं बात, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक। क्या? भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आप इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे और रामदेव मिश्र को। किसे कहा जाता है दोस्तों? रामदेव मिश्र को जो है वो भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 2। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? HgS। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? HgS। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 23 कहता है कि साल्ट पीटर, हाँ साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो साल्ट पीटर क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो KNO3। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? KN3। सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? AgNO3 है। ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जबकि सोडियम क्लोराइड का तो पता ही है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl, जिसको आप खाने वाला सोडा का भी यूज करते हैं, यानी सॉरी खाने वाला सोडा बोलते हैं, नमक, साधारण नमक का ये नाम है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट का नाम पूछ ले तो रासायनिक नाम बोल रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो NaNO3 जो है ये सोडियम नाइट्रेट है। एक चीज और हम आपसे पूछ ले, कह दे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को ही, यानी पोटेशियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होता है? तो ध्यान में रखेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। इसी पोटेशियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? पर्ल एस कहते हैं। आपको मैचिंग में ये पूछ देगा, यानी पर्ल एस से आपको मैच करा देगा तो क्या हो जाएगा? ये पोटेशियम कार्बोनेट। क्या? पोटेशियम कार्बोनेट पर्ल एस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? निम्न में से किसका, देखेंगे दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन को एडजस्ट कर ले रहा हूं। कहता है कि निम्न में से किसका पीएच मान सबसे अधिक होता है? तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 1mNaOH 1mNaOH। अच्छा pH मान से थोड़ा सा हम बात जान ले तो pH मान का वैल्यू कितना होता है 0 से 14। pH मान का वैल्यू कितना होता है 0 से 14। पहले तो हम बीचों बीच कर लेंगे 7 पे, तो 7 जिसका pH मान होता है वो क्या होता है उदासीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है ये उदासीन होता है। जिसका pH वैल्यू 7 होता है वो उदासीन होता है। जिसका वैल्यू 7 से कम होता है, pH वैल्यू जो होता है ना दोस्तों वो 7 से कम होगा वो क्षारीय होगा। 7 से pH वैल्यू अधिक होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा अम्लीय होगा। अच्छा इसको याद कैसे करेंगे, 7 से कम, 7 से कम, हाँ 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय। और पहले वर्ड आ रहा है ना अम्लीय लगाएंगे, 7 से कम, ज्यादा आ रहा है तो क्षारीय लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है, कहता है लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है क्यों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आवृत्ति में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, अगर लाल रंग की आवृत्ति कितनी होती है, अगर हम आपसे पूछ दें कि लाल रंग की आवृत्ति कितनी होती है तो 4.29 हर्ट्ज। लाल रंग की आवृत्ति कितनी होती है 4.29 हर्ट्ज। जबकि नीले रंग की आवृत्ति कितनी होती है तो 6.66 हर्ट्ज। यानी आपसे पूछ देगा कि लाल और नीले में सबसे ज्यादा, ऑप्शन दे दिया जाएगा ये भी कि किसकी आवृत्ति अधिक है, तो आप लगाएंगे नीले रंग की आवृत्ति अधिक है। अच्छा तरंगदैर्घ्य किसका अधिक है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, कितना है 7800 एंगस्ट्रॉम। 7800 एंगस्ट्रॉम लाल रंग का, जबकि नीले रंग का जो है वो 4500 एंगस्ट्रॉम है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे कितना 4500 एंगस्ट्रॉम। तो एक चीज आप इससे क्या लग रहा है कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा आवृत्ति कम होगा। तरंगदैर्घ्य अधिक आवृत्ति कम, तरंगदैर्घ्य कम आवृत्ति ज्यादा। यहां पर देख रहे होंगे कि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम है तो आवृत्ति ज्यादा है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो आवृत्ति कम है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक चीज और पॉइंट मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा वो उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछ दे कि निम्न 4 रंग दे दे, आपसे कलर दे दे, आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किसका होगा और उसमें आपका नीला रंग भी दे दे, तो आप ध्यान में रखेंगे। सॉरी सबसे कम, सबसे मैंने क्या पूछ दिया सबसे अधिक किसका होगा, अगर आपके उसमें लाल रंग दे दे तो आप ध्यान में रखेंगे लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा। ठीक है, सॉरी कम होगा, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण कम होगा। मैंने स्टेटमेंट बोला है जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद कर आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप बिल्कुल आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपका साइंस जो है मजाक में 25 क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद।